नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 31 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है परख। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का जो स्तर है वह मध्यम स्तर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, जिसे समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, यह पहला कथन एकदम सत्य है, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। तो 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की घोषणा की थी। तो इस तरह से पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा कथन है परख सीखने को बढ़ावा देने और छात्रों के आकलन तथा मूल्यांकन के लिए मानदंड, बेंचमार्क और सिफारिशें करने के उद्देश्य के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, यह कथन भी एकदम सत्य है, क्योंकि 2020 की जो नई शिक्षा नीति के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, जो कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए खड़ा है, तो इसे स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह से यह दूसरा कथन भी एकदम सत्य है। तीसरा कथन है कि परख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा और यह गारंटी देगा कि सभी स्कूल बोर्डों की शैक्षणिक अपेक्षाएं सुसंगत है। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि सरकार सभी बोर्ड परीक्षाओं में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, यानी सभी बोर्डों में एक रूपता के लिए एक नए नियामक का प्रस्ताव कर रही है। तो यह प्रस्तावित नियामक परख को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसे NAS कहा जाता है, यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा। और दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क ढांचा तैयार करने की भी योजना बनाई है, जो राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एकरूपता लाने के लिए है, जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे स्कोर में व्यापक असमानता होती है। तो पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT कहते हैं, ने योजना को लागू करने के लिए एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए राज्य बोर्डों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें भी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परख, यह जो NCERT के घटक के इकाई के रूप में कार्य करेगा, इसको राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे और राज्य जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न में, लानिना के संदर्भ में। दोस्तों, अल नीनो और लानिना, ये दोनों घटनाएं सुना होगा। जब एल नीनो आता है तो भारत जैसे देशों में सूखा आता है, लेकिन जब लानिना आता है तो भारत के मानसून के लिए एक अच्छी दशा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, यह प्रश्न, इसकी प्रवृत्ति देखा जाए तो सरल प्रकृति की है। तो आइए इससे संबंधित कथनों को पर देखते हैं, विचार करते हैं। तो पहला कथन है लानिना की घटनाएं पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के औसत तापमान से कम तापमान की अवधि की द्योतक है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि लानिना घटना में यही होता है कि जो पूर्व मध्य भूमध्य सागरीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के औसत तापमान से
कम तापमान हो जाता है और इस तरह से पानी का जो जल का तापमान है सामान्य से अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत पर एक मजबूत उच्च दबाव बनता है और पूर्वी प्रशांत तथा पश्चिमी प्रशांत यानी एशिया के बीच दबाव में अंतर पूर्व से पश्चिम प्रशांत और एशिया में नमी से भरी हवा की गति का कारण बनता है और जिससे कि भारत के मानसून के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लानिना जारी रहना असामान्य है, लेकिन भारतीय मानसून के लिए एक अच्छा संकेत है। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है कम से कम 5 बार लगातार 3 महीने के मौसम के दौरान समुद्र की सतह के तापमान में 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक की कमी लानिना की घटना को दर्शाती है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है और इस तरह से यह जो है इस तरह सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। तीसरा है लानिना के कारण दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है, लेकिन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि लानिना जो घटना है उससे दक्षिण अमेरिका में वर्षा नहीं होती है, वो तो एल नीनो के दौरान होती है और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन भारत तक सूखा पड़ जाता है। लेकिन जब लानिना आता है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत इन सब क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होती है, यानी मानसून के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों 2010 में ऑस्ट्रेलिया में तीव्र वेग से वर्षा हुई थी इसी लानिना के कारण। वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो अब ऐसे में 1 और 2 कथन सही है, अतः उत्तर ए होगा। अब इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ला नीना कंडीशंस इंटर थर्ड ईयर 6 टाइम्स सिंस 1950, यानी ला नीना की जो दशा है वह तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है। 2020 से बाद देख सकते हैं कि यह तीसरे वर्ष में प्रवेश की गई है और इस तरह से यह 1950 के बाद छठी बार ऐसी घटना घटित हो रही है। यानी सितंबर 2020 से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पर प्रचलित ला नीना की स्थिति तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गई है और भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों से ही पता चलता है कि यह 1950 के बाद से ला नीना के 2 साल से अधिक समय तक चलने के केवल 6 उदाहरण। तो इस ग्राफ के माध्यम से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ला नीना की वजह से यह वर्षा होती है। तो मानसून सीजन रेनफॉल यहां पर देख रहे हैं परसेंटेज कब कब बढ़ा है, तो यह 6 बार घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और दोस्तों ला नीनो तब होता है जब मध्य और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के साथ समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक ठंडा होता है। विशेषज्ञों का यही मानना है कि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के यह पक्ष में है। हालांकि ला नीना वर्ष अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार तीव्र तूफान और चक्रवातों के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस वर्ष अगर देखा जाए तो भारत में 740.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 30 अगस्त तक मौसमी औसत से मात्रात्मक रूप से कितनी 7% अधिक है। तो दोस्तों यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 में सामान्य या अधिक या बड़ी अधिक के रूप में वर्गीकृत हुई वर्षा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारतीय मानसून के लिए ला नीना कितना लाभदायक होता है। वही जब एल नीनो आता है तो भारत में सूखा पड़ता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इन सब क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है और दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट पर मूसलाधार वर्षा होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह जो है IAEA 1957 में इसकी स्थापना के लिए बात की गई थी और इसका मुख्यालय वियना में है, ये ध्यान रखेंगे, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि 2005 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस संस्था को। यह एकदम सत्य कथन है। दोस्तों दूसरा है यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करता है। यह भी कथन एकदम सत्य है क्योंकि यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह रिपोर्ट करता है। तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर IAEA सुरक्षा उपायों और सुरक्षा दायित्वों के चलते सदस्यों के गैर अनुपालन के मामले के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी रिपोर्ट करता है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। आइए अब इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है और यह न्यूक्लियर प्लांट इन वार जोन, तो युद्ध क्षेत्र में परमाणु संयंत्र,
यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया के आसपास लड़ाई चल रही है और यह असाधारण जोखिम पैदा करता है। तो रिएक्टर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपदा भी आ सकती है। तो यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। दोस्तों, 30 अगस्त 2022 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों का एक दल रूस द्वारा उनकी यात्रा के लिए सहमत होने के बाद संयंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए यूक्रेन पहुंचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर ये क्रीमिया क्षेत्र है, यह ज़ेपोरिज़िया यह प्लांट है, यूक्रेन में है। तो इस तरह से दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये है क्या? तो 1957 में संयुक्त राष्ट्र परिवार के भीतर विश्व के शांति नाभिक संगठन के रूप में इसको स्थापित किया गया था और 2005 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था और इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और यह रिपोर्ट अपनी गतिविधियों पर जो रिपोर्ट है समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इसके कार्य क्या है? तो IAEA परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, सुदृढ़ एवं शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विश्व भर में अपने सदस्य देशों तथा उनके भागीदारों के साथ कार्य करता है। IAEA परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है एवं परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग को वह रोकना चाहता है, IAEA। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहा मैन ऑफ द होल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दोस्तों, यह ब्राजील से संबंधित है, अतः उत्तर ए सही होगा। दोस्तों, इससे संबंधित भी यह देख रहे हैं खबर आई हुई है। तो ब्राजील में आखिरी बचे उस व्यक्ति की मौत हो गई है जिनका 26 सालों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। दोस्तों, यह व्यक्ति मूल रूप से ब्राजील समुदाय की एक जनजाति के आखिरी सदस्य के रूप में था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ब्राजील में आखिरी सदस्य के रूप में, यानी पिछले 26 सालों से वो अकेले रह रहे थे और इन्हें मैन ऑफ द होल के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वे जमीन में गहरे गड्ढे खोदते थे। और दोस्तों, यह ब्राजील के मूल निवासी समुदाय के बाकी 6 सदस्य बताया जाता है इसी समुदाय का था। 1995 में इसको मार दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है और यह क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं रोडोनिया, यह प्रांत बोलिविया से जुड़ा हुआ है। रोडोनिया राज्य में तनारू स्वदेशी क्षेत्र में यह रहता था, जो बोलिविया की सीमा में है। माना जाता है कि उनकी जनजाति के अधिकांश लोगों को 1970 के दशक की शुरुआत में उन किसानों ने मार दिया था जो अपनी जमीन का विस्तार करना चाहते थे। ऐसा दावा है कि उनकी उम्र 60 साल थी और उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह ब्राजील क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ब्राजील, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मकर रेखा, विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। इसके एक तरफ अटलांटिक महासागर है और यह किन किन देशों को टच करता है? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला, गुयाना, कोलंबिया, और यहाँ पर देख सकते हैं पेरू को भी टच करता है, बोलिविया को, पराग्वे को भी टच करता है। इस तरह से यह उरुग्वे को भी स्पर्श करता है और अर्जेंटीना को भी स्पर्श करता है। यानी चिली ऐसा देश है और इक्वाडोर, 2 देशों को छोड़कर लगभग दक्षिण अमेरिका के सभी देशों को यह स्पर्श करता है। यहाँ पर अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहीं पर बहती है और यह कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ही, साथ साथ गन्ने का बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रियो डी जेनेरो है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। वैसे तो इसकी राजधानी ब्रासीलिया है, यहाँ पर वह अवस्थित है। और दोस्तों, यह कह सकते हैं कि रियो डी जेनेरो सांस्कृतिक राजधानी और इसके प्रमुख साओ पोलो को कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं 2020 में आए हुए प्रश्न की ओर। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? दिया गया है कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी जिसे हॉर्स ग्रेम कहते हैं, सड़ा आलू, चुकंदर। तो इसमें क्या होगा उत्तर? तो इसमें जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने और इस तरह से सड़ा आलू तथा चुकंदर, यानी 1, 2, 5 और 6। अतः उत्तर क्या होगा? ए ठीक होगा। दोस्तों, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, जैसे गेहूं, टूटे चावल आदि से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देता है। यह नीति राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा को एथेनॉल में परिवर्तित करने की भी अनुमति देता है और यह नीति एथेनॉल उत्पादन में प्रयोग होने वाले तथा
मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पदार्थ जैसे गन्ना का रस, चीनी युक्त सामग्री, चुकंदर, मीठा चारा, स्टार्च युक्त सामग्री तथा मकई, कसावा, गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू के उपयोग की अनुमति देकर एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार करता है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। भारतीय नौसेना का ध्वज। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना का ध्वज 2 सितंबर को नया ध्वज मिलेगा और इसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के कमीशन समारोह में करेंगे और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? केरल के कोच्चि में किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो है कह सकते हैं नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारतीय हेरिटेज से परिपूर्ण होगा। यानी इसमें जो है नौसेना का जो वर्तमान निशान सफेद झंडा है जिस पर हॉरिजेंटल वर्टिकल लाल धारियां बनी हैं, जिसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं। तो इसके बीच भारत का चिन्ह बना हुआ है, तिरंगा ऊपर में बाईं ओर लगा हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि चौथी बार बदलेगा इसका निशान, यानी 1950 के बाद चौथी बार भारतीय नौसेना का निशान बदल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में यह है, अब इसको भी बदला जाएगा, हालांकि अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी के पास। तो यह 2 सितंबर को पता चलेगा कि इस बार के झंडे में क्या, ध्वज में क्या निशान होंगे। तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज का भारतीयकरण किया गया था, लेकिन ब्रिटिश चिन्ह झंडे पर छोटे बड़े होते थे और यह चिन्ह लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस। क्या बदलाव हो सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ध्वज से क्रॉस का साइन हटाया जाएगा। इसके अलावा रंगों में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। साथ ही एक लंगर को दर्शाने वाली जो नौसेना शिखा को भी इसमें जोड़ा जाएगा और सेना और भारतीय वायुसेना के झंडे के साथ एक समानता रखी जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि औपनिवेशिक काल के बाद के समय में जबकि अन्य पूर्व औपनिवेशिक नौसेनाओं ने अपने नए झंडे में रेड सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया है, तो इस तरह से भारतीय नौसेना ने इसे 2001 तक बरकरार रखा है। तो हो सकता है कि इस क्रॉस को हटा दिया जाए। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।